नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी हेडक्वार्टर श्री अरुण सिंह जी ऑनलाइन में है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी तथा एमपी राज्यसभा न्यू दिल्ली भूपेंद्र यादव जी ऑनलाइन में हमारा साथ जुड़ा हुआ है। शायद मुझे पता नहीं, मुझे ये सब नाम दिया गया है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ नॉर्थ ईस्ट श्री राम माधव जी, वो भी ऑनलाइन में है हमारा साथ। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट श्री अजय जमाल जी, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लिया मैंने। ऑनरेबल मिनिस्टर होम श्री बामांग फेलिक्स जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ श्री आलो लिवांग जी, ऑनरेबल मिनिस्टर RWD श्री हंसुन गान्नाम जी, ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट श्री कमलोंग मोसांग जी, सभी उपस्थित मंत्रीगण, आदरणीय MP श्री नाबम रेबिया जी, राज्यसभा MP, ऑनरेबल लोकसभा MP ईस्ट श्री तापिर गाव जी, बीजेपी के सभी वाइस प्रेसिडेंटगण, जनरल सेक्रेटरीगण और स्टेट लेवल के पदाधिकारीगण, मोर्चा के पदाधिकारीगण, पार्टी ऑफिस बियरर्स, पार्टी कार्यकर्ता और उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे प्रेसिडेंट ने बोला है संक्षेप में बोलिए, एकदम छोटा सा बोलिए, अभी जल्द से वापस जाना है यहाँ से। उसका भी कारण बता देता हूँ, मैं थोड़ा बात बता देता हूँ। तो हमें सभी को जल्दी से जाना है, लेकिन हमें जिस काम से यहाँ भेजा है या जिस काम को लिए मुझे कहना रहा है या कहने दिया है, अगर उसको मैं सही ढंग से नहीं संभालूँ तो शायद मेरा कहने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। पहले तो मैं बियूराम वाघे जी, आपको और आपके जितना भी सहकारीगण है, मैं बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये शायद जो इलेक्टेड बीजेपी सरकार है अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल पॉलिटिकल हिस्ट्री में प्रथम बीजेपी इलेक्टेड सरकार है, पेमा खांडू सरकार। और उस पेमा खांडू इलेक्टेड सरकार में ये पहला जो है एग्जीक्यूटिव मीट हो रहा है। पहले भी बहुत हुआ है, लेकिन ये जो इलेक्टेड बीजेपी सरकार है उसका पहला ये जो एग्जीक्यूटिव मीट है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सेमी वर्चुअल है, सेमी वर्चुअल, यानी कि जैसा अनंत नारायण जी ने कहा था कि हम चाहे तो बहुत लोगों को बुला सकता था, लेकिन हमने कोविड SOP को लेके लिमिटेड लोगों को बुलाया है। और ये जो आज सेमी वर्चुअल रैली है या जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, ये ग्लोबली पूरा चला गया है। ये हमारा ये लाइव चला गया है आज। तो इसीलिए ये मैं बधाई देना चाहूँगा प्रेसिडेंट जी आपको, आपके सहकारीगणों को। आपने कहा है, अनंत नारायण जी भी ने कहा है, और जितने भी मोर्चा का जो हेड है उन्होंने भी कहा है कि उनका नेतृत्व में, हमारा प्रेसिडेंट का नेतृत्व में कई वर्चुअल रैली हो, वर्चुअल मीटिंग हो गया है। मैंने भी कई वर्चुअल रैली में, मीटिंग में मैं भाग लिया था। कोविड को लेके, वो जितना भी कोविड समस्या था, कोविड समस्या को लेके अवेयरनेस हो या
हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर में हो उसके लिए जो चर्चा हो रहा था, जो वर्चुअल रैली। आज देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज अभी आने वाले हमारा पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है, शायद असम में भी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन कैसा होगा? लोगों में क्वेश्चन होता है कि इलेक्शन कैसे होगा इलेक्शन होगा, लेकिन वर्चुअल होगा, रैली होगा, आप घर घर जाके करेंगे, लेकिन आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हाँ गेट टुगेदर नहीं हो सकता है, लेकिन वर्चुअल हो सकता है टेक्नोलॉजी का ज़माना से। तो इसी तरह हमने कोविड को लेके कई वर्चुअल रैली कर चुका है, कई वर्चुअल मीटिंग भी कर लिया है। तो आज पहला है एग्जीक्यूटिव मीटिंग। ये मेरा शायद मैं यहाँ में जितना भी बैठे हुए हैं या यहाँ में पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे मैं सीनियर मोस्ट में से एक हूँ। मेरा साथ यहाँ कई बहुत सीनियर है। एमएलए में कहता हूँ, मैं एमएलए में तो हंचुन गन्नम 1995 में हम लोग एक साथ आया, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया। तो मैंने तो लगातार आया। तो अगर पुराना बातों को दोहराता हूँ तो शायद 1989 में डिलिमिटेशन हुआ। उसका पहले वाक्रो से लेके बॉर्डमसा तक एक ही सीट हुआ करता था, एक ही एमएलए हुआ करता था। सिटी मिल पहला एमएलए हुआ करता था। उसका बाद चोखुक मानपुंग आया, उसका बाद ओमेम देवरी आया, उसका बाद सीपी नमसुम आया। ऐसा करके बहुत सा एमएलए हुआ। तो 89 में जब डिलिमिटेशन हुआ 40 सीट से 60 सीट हो गया। जब 60 सीट हो गया, वाक्रो से लेके बोर्डुमसा तक 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया। एक तो चौखाम है, एक तो नमसाई बन गया, एक लेकांग बन गया और एक बोर्डुमसा बन गया। 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया है। तो मुझे सब लोगों ने, गांव वालों ने, मैं बिजनेस करता था, मैं व्यवसाय कर रहा था, तो लोगों ने बोला कि आपको ऐसा एमएलए उतना है, खड़ा होना है। तो मुझे धक्का दे दिया कि लकांग में जाओ। उस जमाना में बहुत सा बोगस वोट हुआ करता था। मैं 190 वोट से हारा। आप लोगों को याद होगा कि उस समय टीएन शेषन का आविर्भाव हुआ रहा। टीएन शेषन आया, उसका बाद में ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म आया, फोटो आइडेंटिटी हुआ, रेस्ट्रिक्शन हुआ, तो बोगस वाला बात चला गया। तो 1995 में फिर दोबारा जब इलेक्शन खेला, थम्पिंग मेजॉरिटी से मैंने जीता। तो उस समय से अभी तक आई हैव नेवर लुक बैक पॉलिटिकली, आई हैव नेवर लुक बैक। तो 1995 में जैसे ही इलेक्ट हुआ, 1997 में मुझे स्पीकर बनाया। अपांग जी का सरकार था, स्पीकर हुआ। उस समय स्पीकर होने का 1995 में इलेक्शन का बाद अक्टूबर महीना मुझे याद है, 95 में एक बहुत बड़ा रैली हुआ। पूरा हमारा नाहरलगुन का फील्ड भर्ती हो गया कि अपांग जी ने कहा है, पब्लिकली कहा है कि चकमा हाजोंग को लेके ये बड़ा रैली है। हमारा कसम है, हमारा पार्टी का, आज यहाँ जितना भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, हम आज कसम खाते हैं कि अगर चकमा को बाहर कर नहीं सकता है तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे, पार्टी से रिजाइन लेंगे। तो अरुणाचल कांग्रेस का जन्म हुआ। अरुणाचल कांग्रेस का इसलिए जन्म हुआ। तो 1908 में वो गेगोंग अपांग कांग्रेस को हटा के मुकुट मिथि सरकार आया 1998 to 99 में फिर इलेक्शन हुआ।
लोकसभा का साथ एक साथ हुआ। तो 1990 में थम्पिंग मेजोरिटी मुकुट मिथी थम्पिंग मेजोरिटी लेके आया 59। और लोन जो है अपांग साहब एक लोन अरुणाचल कांग्रेस से एक ही आदमी 60 और अपोजिशन बेस में एक ही था आदमी था वो गेगांग अपांग, वो अकेला बैठता था। फिर 2003 में वो जो लोन एमएलए है उन्होंने फिर पॉलिटिकली मुकुट मिथी को टॉपल किया। 2003 में टॉपल करके बीजेपी सरकार आया। आप लोगों को याद होगा बीजेपी सरकार आया 2003 में। जब 2004 इलेक्शन आया शायद एक महीना भी नहीं आया पलट दिया, फट से बीजेपी से पलट दिया, कांग्रेस में आया। फिर कांग्रेस से इलेक्शन जीत के सरकार बनाया। और जब सरकार बनाया मुझे मालूम है तो एक जो उनका जो कोटेशन हमेशा एक कोटेशन मारता रहा, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जहां भी जाता है वो कहता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। एक्चुअल में पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। ये बिस्मार्क का कोट है। बिस्मार्क जो पहला जो जर्मन का चांसलर था 80s में, उनका कोट था, कोटेशन था कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। उसको ट्विस्ट करके बहुत सा पॉलिटिशियन जैसे अमेरिका में हेनरी किसिंजर होगा या अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा या हमारा गेगांग अपांग है, उन्होंने बोला पॉलिटिक्स इज, जैसे कि बीजेपी से ट्विस्ट करके आया, पार्टी में ट्विस्ट कर लिया, सरकार बनाया तो बोला है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो मैंने कई बार सुना। तो उस समय 2004 में ये जो पट्टाई ऑटोनॉमस का डिमांड हुआ, उन्हीं का समय में मॉन ऑटोनॉमस का डिमांड हुआ 2004 में, वो रिकमेंडेशन चला गया। 2007 में बीजेपी सरकार फिर गेगांग अपांग सरकार को तोड़ के फिर दोरजी खांडू सरकार बना 2007 में। दोरजी खांडू सरकार चलाया 2009 तक। 9 में फिर इलेक्शन हुआ। दोरजी खांडू का समय में जीडीपी ग्रोथ बहुत था। उस समय में 2003-04 में जब वाजपेयी सरकार था, जीडीपी ग्रोथ को 8.5% छोड़ के गया था। तो उसी जीडीपी ग्रोथ का कारण से हमारा दोरजी खांडू गवर्नमेंट में बहुत पैकेज आया, आप लोगों को देखा होगा। तो हमारा जो है ये जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग, हमारा जो असेंबली बिल्डिंग, एमएलए कॉटेजेस, जो ऑफिसर्स कॉलोनी बिल्डिंग, ये वगैरह वगैरह बहुत सा जो अभी जो हॉल में बैठा हुआ है, ये वगैरह वगैरह डेवलपमेंट आने लगा। दोरजी खांडू का समय में बहुत हुआ। दोरजी खांडू आया, फिर दुर्भाग्य से दोरजी खांडू 2009 इलेक्शन का बाद, शायद 2011 में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया। उसी का साथ साथ जरबोम सरकार आया। जरबोम सरकार 6 महीना तक चलाया। 6 महीना का बाद फिर टुकी सरकार आ गया 2011 में। 2011 में टुकी सरकार आ गया। 2013 में फिर 13 तक चलाया, 13-14 तक। तो 13 में टुकी सरकार ने फिर हमारा जो ऑटोनॉमस काउंसिल को सिलसिला को लेके दिल्ली चला गया और फिर रिपीट किया है। 14 में फिर टुकी सरकार आया। 14 का बाद फिर 16 फरवरी में फिर कालिखो पुल सरकार आया। मैं एक पॉलिटिकल जो ट्रांजिशन है उसको बोल रहा हूँ। 2016 फरवरी में कालिखो पुल सरकार आया।
कालिखो पुल सरकार जैसे 6 महीना चलने लगा तो क्लॉक बैक, सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉक बैक का ऑर्डर दिया। क्लॉक बैक का ऑर्डर से फिर सभी ने बोला है कि नहीं, हमारा पूरा का पूरा सहमत है, जितना भी लेजिस्लेटिव मेंबर है सभी ने सहमत दिया है कि हम पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर। तभी से हमारा अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का सिलसिला, बीजेपी सरकार का जो रूलिंग है, जो शासन है, जो शासन भार बीजेपी का पास आया। पेमा खांडू, मैंने भी, हमारा जितना भी साथी लोग उठा, सबका साथ मिल के हमने उनको सपोर्ट दिया, क्योंकि उनका पास में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, उनका एक विजन है, पॉलिटिकल एक्यूमेंट है, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल विल पावर है, एक अपना विजन है, यंग है बट विथ पॉलिटिकल विल एंड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्यूमेंट। तो इसीलिए सब लोग उनको सपोर्ट करके बीजेपी सरकार लेके आया। अभी आपने सुना है ये जो किरण रिजिजू ने बोला है कि वाजपेयी सरकार में जितना हुआ, पहले जितना सरकार आया इतना डेवलप नहीं हुआ। हमारा भी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो पेमा खांडू सरकार अभी शायद 3-4 साल हो गया है, 3-4 साल, तो जितना डेवलप हुआ, रैपिड डेवलपमेंट हुआ और रैपिड रिफॉर्म लाया है। मैं तो कहूँगा कि पेमा खांडू सरकार आते ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में उन्होंने क्या लाया? पहले तो ये जो है, जो करप्शन है उसको दूर करना है। जो अपॉइंटमेंट में जो करप्शन होता है, जो ग्रुप CD होता है या AP ग्रुप B भी होता है, ग्रुप A तो APCS के चला जाता रहा, उन्होंने आके बोला है APCS में, ग्रुप B भी APCS में जाना है, JEE तक भी जो रिक्रूटमेंट है APCS को करना है। ग्रुप N, C and D तो डायरेक्टर लोग खुशी खुशी करता रहा डायरेक्टरेट में, तो वो नहीं होने के लिए ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने हमेशा कहता है कि ट्रांसपेरेंसी लाना है। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने कहा कि ग्रुप C and D पोस्ट को भी हम एक्ट पास करके उनको SSB बनाया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया, और उसका जरिए से ही अपॉइंटमेंट होता है। अभी कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी जो रिक्रूटमेंट है बिना इंटरव्यू से नहीं होता है। सिर्फ आपको नौकरी देना होता है, एक MLA का कंट्रोल में अगर कुछ है तो कॉन्टीजेंसी पोस्ट दे सकता है, बाकी हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। सब SSB और APCS ने एक ट्रांसपेरेंसी लाया है, ये उनका समय में। उसका बाद जो है, मोदी सरकार हमेशा कहता है कि अगर देश में डेवलपमेंट आना है, सबसे पहले तो हाईवे होना है, एयरवे होना है, उसका बाद रेलवे होना है, उसका बाद ई-वेज होना है, इस तरह का बोला है। तो आज अरुणाचल प्रदेश में हाईवे बोलो, पूरा जोरदार हाईवे का काम चल रहा है। 50,000 करोड़ का हाईवे का काम चल रहा है अभी। बीच में थोड़ा धीमी गति हुआ रहा, लेकिन अभी और जोरदार पकड़ रहा है। अभी हमारा थोड़ा पहले हमारा कपिल राव जी ने भी कहा है कि अपर सियांग में 2 रास्ता का चल रहा है, एकदम पूरा बॉर्डर तक। मैं तो कहता हूं कि हमारा जो टर्मिनेटेड रोड था, जो हमारा हाईवे में जो ऑलरेडी जो पुटिन पांगिंग था, जैसे कि और आपका मानमो टू जो टर्मिनेटेड रोड मानमो टू चांगलांग था, वो भी टेंडर हो गया है। उसका बाद डिम्बे से परशुराम कुंड है, रोड कनेक्टिविटी हाईवे है, 2 लेन हाईवे है, वो भी शायद टेंडर हो जाएगा। अभी परशुराम कुंड से चौखम तक वो भी जल्द से जल्द अभी लैंड एक्विजिशन का सिलसिला चल रहा है। कल मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा लैंड एक्विजिशन का बारे में, जो परशुराम कुंड से चौखम तक लेके मानमो चांगलांग जो हाईवे है कनेक्टिविटी, वो जो टर्मिनेट हुआ था,
वो भी हुआ है। और एक बात है कि मियाओ विजयनगर रोड बहुत चर्चित है। मियाओ विजयनगर मैं सुना हूँ आज ही शायद कमलों मोसंग जी यहाँ नहीं होगा अभी, हाँ, तो उनका इंटरव्यू भी सुना हो। बहुत लेता है कि आप इतना साल से यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना हो, मियाओ विजयनगर अभी तक क्यों नहीं बना? तो मियाओ विजयनगर, मियाओ देखिए, मियाओ में 60s में मियाओ में जो योगिन लोगों को असम राइफल का एक्स सर्विसमैन लोगों को बैठाया। अगर वो लोग नहीं बैठा था शायद वो जगह शायद हमारा विदेश में चला जाता, क्योंकि विजयनगर से पुताओ जो म्यांमार है एरियल डिस्टेंस सिर्फ 40 किलोमीटर। तो ये विजयनगर में जो नेपाली लोगों को जाके बैठाया ओनली टू प्रोटेक्ट आवर लैंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। और उस समय मैं एक दफा गया था चीफ मिनिस्टर का साथ, धीरेन चीफ मिनिस्टर टुकीक साहब का साथ में। तो वहाँ का जो लोग बोलते हैं कि सर हमें जब यहाँ रखा नहीं आया था 60s में, जो ऑफिसर है, जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने कहा था कि यहाँ में जो तुम लोग बैठेगा तो हाँ एक मुर्गी एक अंडा देता है। यहाँ का विजयनगर का एक मुर्गी 2 अंडा देगा। तो अभी तो 2 अंडा छोड़ो, एक भी अंडा नहीं देता है। हमारा सड़क अभी तक बना नहीं। बहुत दुख से बोला है वो लोग। दुख का बात है 21st सेंचुरी में भी हम सड़क नहीं दे पाए। 60s का बाद 70s में शायद सड़क आया था, टेम्पोररी रास्ता, ग्रेवल रोड आया था उस समय में। लेकिन उसका बाद हमेशा जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है हमेशा कह के बोलता है कि नहीं, ये जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है इसको डिसकंटिन्यू करना है, इसको नहीं देना है। उसका कारण भी ये रास्ता बनाने नहीं सका। अभी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में क्लियरेंस दे दिया है, अभी PMGSY में रास्ता चल रहा है। मैं तो जितना जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमारा अरुणाचल का ही कॉन्ट्रैक्टर्स है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो रास्ता बनाए। हमारा गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी बहुत चिंतित है और बहुत कंसर्न है। उन्हें बार बार मुझे भी बुलाता है, हमारा RW मिनिस्टर को भी बार बार बुलाता है कि उस रास्ते में क्या हुआ। तो अभी मैंने 500 करोड़ मंजूरी दिया है, 500 करोड़ RWD को मंजूरी दे दिया है। RWD मिनिस्टर फाइल आपका पास है, मैंने बोला है कि फाइल जल्दी भेज दीजिए। मैं 500 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, सैंक्शन और कॉन्करेंस और क्या फाइनेंशियल ऑथोराइजेशन जो है एक्सपेंडिचर ऑथोराइजेशन एक ही फाइल में कर दूंगा। 500 करोड़ में कल अगर ऑफिस में आकर फाइल पहुंचा देगा, कल ही मैं सैंक्शन कर दूंगा। 1 महीना का बाद वो 600 करोड़ मुझे मिल जाएगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये भी कहा है कि फंड जो भी है हम फंड मैनेजमेंट हम कर लेगा, लेकिन मियाओ विजयनगर रोड जरूर होना है, हमारा यही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत चर्चित जो हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो हुलुंगी में अभी काम चल रहा है, बहुत सालों से बातें चल रहा है, लेकिन लैंड कंपनसेशन कारण से नहीं हुआ। हमारा जो यंग चीफ मिनिस्टर आते हैं, नहीं इसको जल्दी से जल्द करना ही है। उन्होंने पर्सनल इंटरवेंशन करके इमीडिएटली लैंड कंपनसेशन के लिए पैसा निकाल के लैंड कंपनसेशन दे दिया। आधारशिला स्थापन हो गया है, पूरा दिल्ली से मिनिस्टर जो लोग आ गया है और आधारशिला हो गया है यहाँ में, और अभी काम भी शुरू हो रहा है हुलुंगी का। ये पेमा खांडू सरकार का पुटिन पांगिंग जो बहुत चर्चित जो डिस्प्यूटेड जो था, जो पुटिन पांगिंग का 9 पैकेजेस का काम अभी चल रहा है। अभी पुटिन पांगिंग रोड में जोराम कोलोरियंग का काम चल रहा है। अभी तपीर गाँव जी ने बोला है टूटिंग अपर सियांग में भी बॉर्डर एरिया तक हो गया है, तो उन्होंने बोला है। और एयर कनेक्टिविटी में पासीघाट तो चल ही रहा है उड़ान, अभी तेजू में भी उड़ान चलने वाला है, इमीडिएटली तेजू में भी उड़ान चलने वाला है। 2 किलोमीटर का जो टनल है जो सेला पास में, वो काम शुरू हो गया है। 2021 में काम खत्म होगा। ये जो 2 किलोमीटर टनल 13,700 फीट में जो सेला पास में जो टनल है उसका काम भी शुरू हो रहा है। इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है अभी।
इनोवेटिव जो जो हमारा रिफॉर्म, हमने कई इनोवेटिव रिफॉर्म लाया है। पहला दफ़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने EILP, जो भी ऑनलाइन ILP होगा ऑनलाइन लेगा। ILP के लिए कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होना है, फिजिकली आना नहीं है, ऑनलाइन ILP होगा। EILP अरुणाचल प्रदेश में अभी ऑफिस चल रहा है, कैबिनेट हो गया है, विधान हो गया। हमको जाने से वह हमारा जो कंप्यूटर रहता है उसी में हम लोग अंगुली दबा देने से पूरा का पूरा जो लिस्ट आ जाता है। ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो हमारा इनोवेशन में। विधान हो गया, ऑनलाइन ट्रेजरी हो गया, ईटानगर, नाहरलगुन और बाकी हम जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी ऑनलाइन ट्रेजरी हम शुरू कर देंगे। और हमारा जो ये जो हमारा जितना भी सैलरीज एंड वेजेस है स्टूडेंट का और स्टाइपेंड है, हम ऑनलाइन पेमेंट करता है। हम जो ये जो इसको हम थ्रू बैंक हम उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और एक बात है, और एक बहुत बड़ा अभी अचीवमेंट हुआ है कि हम पोस्ट पेमेंट जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट पेमेंट बिल, वो ऑनलाइन कर दिया है। उसके लिए हम लोग वेबसाइट खोल दिया है। ईटानगर, नाहरलगुन, पासीघाट, रोइंग, तेजू और नामसाई के लिए पोस्ट पेमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो है 6 टाउन में ऑनलाइन होगा। प्रीपेड कंज्यूमर ट्विन कैपिटल सिटी ईटानगर एंड नाहरलगुन कैन ऑल्सो रिचार्ज देयर बिल थ्रू ऑनलाइन। जो प्रीपेड है जो ईटानगर, नाहरलगुन, वो भी हो जाएगा। CM's आदर्श ग्राम योजना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदर्श ग्राम योजना होगा। ये सब एक रिफॉर्म है। एक सब अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्ट हम लोग ने पास किया असेंबली में, उससे अभी धीरे धीरे इंडस्ट्री आने लगेगी। हमने कई छूट दिया है उनको, इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट दिया है, हमने कोई सब्सिडी उनको दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस साइड हमने पहला हम अरुणाचल प्रदेश में ला रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी आप फिजिकली ऑफिस जाना नहीं है, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस में नहीं जाना है। पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस बोर्ड में आपको अप्लाई करना है। अगर 15 दिन में अगर वो नहीं देगा तो वो नहीं देगा या नहीं देगा वो बोलना होगा। अगर 15 दिन में नहीं भी होगा, नहीं होगा, होगा भी तो 15 दिन में होना है। इस तरह का हम लोग ईज ऑफ डूइंग बना, सिंगल विंडो 19 विभाग में हम लोग ये ले रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सब हम रिफॉर्म ला रहा है। बजट का बात अगर बोला जाए तो बजट में देखा जाए हम अभी बहुत सा यहाँ में चर्चा हो रहा है कि बजट क्या हो रहा है, हमारा फाइनेंस फेल हो गया है, ये वगैरह वगैरह हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो वेबसाइट में अपलोड है। हमारा फाइनेंस प्लानिंग का वेबसाइट है, वहाँ में पूरा का पूरा अप टू डेट जो है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो अपलोड है। और यह कोविड-19 का भी जो एक्सपेंडिचर है, अभी तक जो एक्सपेंडिचर हो गया है वो भी वेबसाइट में अपलोड है, मैं ये कह देता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट स्कीम जो भी होगा, जो भी फंड होगा, वो भी वेबसाइट पे हम जल्द से जल्द अपलोड कर देगा। इसी तरह का हम पूरा का पूरा टोटली हम ट्रांसपेरेंसी ला रहा है। आपको बता देता हूँ, हमारा जितना भी पार्टी वर्कर है, बजट कैसा बनता है। हम साल का शुरुआत में यानी कि अप्रैल में हम शुरुआत करता है, मार्च में हम या फरवरी में हम बजट पेश करता है। तो बजट कैसा बनता है? एक तो बजट बनता है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स से बजट बनता है। 2 है स्टेट्स ओन रिसोर्स है, हमारा टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसोर्स है, उससे बनता है। 3 नंबर है जो मार्केट बोरोइंग से होता है, जो मार्केट बोरोइंग। 4 नंबर है जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है उससे बनता है। तो ये 4 जो मिलके है हम बजट बनाता है। उसी से हम शुक्रगुजार है 14 फाइनेंस कमीशन तुर्की सरकार का समय में मैं ही फाइनेंस मिनिस्टर था। हम लोग रिक्वेस्ट करके हमारा फॉरेस्ट कवर्स को लेके हम 40 फाइनेंस कमीशन को इम्प्रेस किया और 40 फाइनेंस कमीशन ने फिर 5 साल के लिए 54,000 करोड़ दिया। और 54,000 करोड़ में सिर्फ 11,000 करोड़ तो हमारा सिर्फ शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स था।
उस समय। वी आर थैंकफुल, अरुणाचल प्रदेश इज थैंकफुल टू दी 14th फाइनेंस कमीशन। उसी तरह 14th फाइनेंस कमीशन खत्म हो गया। 15th फाइनेंस कमीशन में यहाँ आके 15th फाइनेंस कमीशन स्टडी करके गया, मीटिंग भी ले लिया। फिर बाद में IMI ने एक मीटिंग किया आपका उत्तराखंड सरकार का साथ मिलके। उस समय चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारा चीफ मिनिस्टर जा नहीं पाया, मुझे भेजा। मैं वहाँ अपने बात को रखा कि अभी अगर आप डिवोल्यूशन बनाने जा रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, तो हमारा जितना भी फॉरेस्ट कवरेज को वेटेज देना होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज फॉरेस्ट कवरेज को देना होगा। और हमारा जो, जैसा हम कपिल गाव जी ने कहा था कि हमारा एक्सटर्नल एडेड नहीं है, फंड नहीं है, जैसा हमारा ADB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जायका हो गया, वो हमारा पास नहीं है। हम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है वो हमारा प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। इसलिए आपको उसी आधार में हमको लिया। तो उसी आधार में जो इंटरिम कमेटी का रिपोर्ट से हमको डिवोल्यूशन 13,000 करोड़ मिला, 13,000 करोड़। 14th फाइनेंस कमीशन में 11,000 करोड़ था, अभी 13,000 करोड़ मिला है अभी हमको इंटरिम कमेटी में। अभी जो फाइनल कमेटी रिपोर्ट आने वाला बाकी है, शायद इससे बढ़ेगा या इससे कमती भी हो सकता है, ये पेंडेमिक को लेके। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ कि एक पेंडेमिक को लेके अभी हमारा फाइनेंस थोड़ा कठिन अवस्था में है, थोड़ा डाउन है, क्योंकि हमारा जितना भी शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स सेंटर से आना था वो कमती आ रहा है, क्योंकि GST जब कलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ से कमती आने लग गया है। पिछले 5 महीना में बहुत कमती हमको मिला है। इसके कारण से हमको थोड़ा ऑस्टेरिटी मेजर भी लेना हुआ, लेकिन फिर भी हमारा ही एक स्टेट है, हमारा in spite of our फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, हमने अच्छा से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। हम अभी तक जितना भी हम सरकारी जो ऑफिसर है सबको जो है लेबर है, जो वेजेस है, जो सैलरीज है वो दे रहा है। इंडिया में बहुत सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, हम बाहर नहीं जाएगा, हम नाम नहीं लगा, लेकिन बहुत सा स्टेट है दरमाहा नहीं दे पा रहा है आज, लेकिन वी आर मैनेजिंग समहाउ। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर मैनेजिंग वेल। GST कलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ लेट अच्छा GST कलेक्शन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा जो डिवोल्यूशन थोड़ा ठीक होगा हमारा उसे। और हमने ये भी तय किया है कि हमारा जो पुराना जो 465 करोड़ जो LOC था, जो पेंडिंग था, LOC को हम क्लियर कर दिया है। और अभी हम ये भी तय किया है कि 1997, 98, 99 और 17, 18, 19, 20, ये 3 साल का जितना भी पेंडिंग लाइबिलिटीज है, SITF में हो या RE में हो या एडिशनल RE में हो या सादा में हो, वो तकरीबन 900 करोड़ है। 900 करोड़ हम 5 महीना में ख़त्म कर देगा, ये हमारा वादा है। ये हम 900 करोड़ हम 9 महीना में हम वो ख़त्म कर देगा। उसका अलावा हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जितना भी स्कीम होगा, जितना भी स्टेट शेयर होगा, हम पूरा का पूरा कर देगा। आत्मनिर्भर में तो मैं आया ही नहीं अभी। अब मुझे आत्मनिर्भर बोलने का बोला है, आत्मनिर्भर में तो मैं आया ही नहीं है। मैं आत्मनिर्भर में एक कहना चाहता हूँ कि राम माधव जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल, आत्मनिर्भर ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक लिबरलिज्म विथ सेल्फ रिलायंस एट कोर, इतना सुंदर एक है, मैंने पूरा पढ़ा हूँ उसमें।
उन्होंने कहा है, तो उनका कई लोग ने बोलता है कि आत्मनिर्भर जो पॉलिसी है ये नया पॉलिसी नहीं है, पहले भी कई प्राइम मिनिस्टर ने लिया है। तो राम माधव का कहना है कि हाँ जी, हाँ, ये आत्मनिर्भर जो सेल्फ रिलायंट जो पॉलिसी है, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके चंद्रशेखर से लेके आपका नरसिम्हा राव तक लिया है, लेकिन वो सेल्फ रिलायंट नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था। वो दूसरा नेशन, फॉरेन नेशन का ऊपर निर्भर था ज़्यादा। 1991 में तो चंद्रशेखर ने तो पूरा का पूरा हमारा जो भारतवर्ष का जो सोना है पूरा का गिरवी रख दिया है। लेकिन अटल बिहारी, मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब 1999 में सरकार बनाया, 2003 और 4 में जीडीपी क्वांटम जंप हुआ। उन्होंने पीएमजीएसवाई का शुरुआत किया है। और यह जो क्वाड्रिलेटरल जो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, रेल रोड है, उन्होंने शुरू किया है। जीडीपी ग्रोथ 8.5 हुआ। लेकिन 2009-10 से लेके 2010 में जब कांग्रेस सरकार आया तो पूरा का पूरा भारत सरकार का इकोनॉमी पूरा डाउन हुआ। तो अभी जो है हमारा कोविड चल रहा है, कोविड का पेंडेमिक समय में हमारा इकोनॉमी डाउन है। लेकिन अगर अभी का इकोनॉमी, हमारा भारत सरकार का जीडीपी अभी डाउन है, जीडीपी डाउन होने से भी अगर भारत सरकार का जीडीपी हम कंपेयर करता है बड़ा बड़ा देशों के डेवलप कंट्रीज का साथ, अमेरिका का साथ कंपेयर करो, फ्रांस का साथ कंपेयर करो, इटली का साथ कंपेयर करो, जर्मनी का साथ कंपेयर करो, तो हम तो उससे तो उनका जीडीपी हमसे बहुत कई गुना कम है, हमसे ज़्यादा खराब है। कोविड में भी जो है, हाँ, हमारा पॉपुलेशन को लेके उनका कोविड का जो रिजल्ट है वो हमसे बहुत खराब है, हम उससे बहुत अच्छा है, रिकवरी रेट भी अच्छा है, हमारा टेस्टिंग भी सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ कमियां है हमारा भारत? तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारा भारत सरकार कोविड होने से भी एक अच्छा समय में अच्छा निर्णय लेके अभी कोविड को हम मैनेज कर रहा है। और उन्हीं का नेतृत्व में आत्मनिर्भर बोल के 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज में क्या होगा नहीं होगा, हमारा किरेन रिजिजू मंत्री जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर भारत। मैं तो कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है होगा, हो सकता है। बहुत लोग बोलता है तो खाली लोन कंपोनेंट है, अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो लोग बोलता है। कल मैंने एक मीटिंग गवर्नर, मुझे फिर याद आ गया, एक मीटिंग गवर्नर जी का साथ अटेंड किया रहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत जोरदार आ रहा है। हमारा जो टास्क फोर्स बन रहा है, टास्क फोर्स में मैं यही कहूँगा कि जो टास्क फोर्स का रिपोर्ट होने का बाद हमारा जितना भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बताना होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैलेंजेस, हाँ, उसका चैलेंजेस के ऊपर एक सेमिनार होना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, ये कह दिया। तो आत्मनिर्भर भारत में आप देखिए एमएसएमई सेक्टर में 63 करोड़ बेनिफिट ले लिया हमारा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा छोटा बिजनेस करता है, उनका जो पहले लोन लिया हुआ था अभी कोलेटरल फ्री, फिर दोबारा लोन लिया 63 करोड़ का, 2688 यूनिट को वो लाभ हुआ है उनका। फिर टू ओवरकम देयर जो लॉस है, जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो हमारा किरेन रिजिजू ने बोला है, पहले का जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था उन्होंने भी बोला है, गरीब कल्याण योजना में हम अभी नवंबर लास्ट तक हम देने वाला है 5 केजी चावल, 1 केजी जो है जो पल्सेस है उसको भी हम देने वाला है। तो और अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या होगा मैं बताता हूँ। ये आत्मनिर्भर पैकेज में हमने बैंक को ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि लोन टारगेट कितना अरुणाचल में देना होगा, ये हम अरुणाचल सरकार से बैंक को हम टारगेट दिया। आत्मनिर्भर का
पैकेज का अंदर आपको कितना लोन देना होगा अरुणाचल प्रदेश वो टारगेट दे दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने 24 करोड़ देने के लिए बैंक को दे दिया है। 918 सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लोन देने के लिए हमने टारगेट दे दिया है बैंकों को। केसीसी जो लोन है 120 करोड़ हम ये जो किसान प्राइम मिनिस्टर किसान फार्मर्स जो है उनके लिए जो है हम बैंक को निर्देश दे दिया है कि 120 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड आपको देना होगा। यह आत्मनिर्भर भारत पे है। स्ट्रीट जो वेंडर्स है हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स है 3,134 अकाउंट्स में हमने उनको अमाउंट डाला है 3 करोड़ 134 करोड़। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम दे दिया है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो बोर्ड है एग्रीकल्चर अरुणाचल प्रदेश प्रोड्यूस एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी है उसको भी हम एक्टिवेट कर रहा है कि ताकि हमारा मार्केटिंग अच्छा हो। वोकल फॉर लोकल जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है वोकल फॉर लोकल में हमारा जेम पोर्टल जो है जेम पोर्टल में भी हमने ऑलरेडी निर्देश दे दिया कि जेम पोर्टल में जो अरुणाचल में नहीं मिलता है वो हम बाहर से लेगा, जो अरुणाचल में मिलता है हम अरुणाचल से ही खरीदेगा। क्योंकि हमारा यहाँ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्सटाइल है, उसको हम सरकार का तरफ से बूस्टअप करता है एनकरेज करता है। तो आई थिंक वी विल बी प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट एंड बेस्ट क्वालिटी वुड क्राफ्ट। वांचूस का वुड क्राफ्ट देखो, आप तवांग का जो बुद्धिस्ट लोगों का वुड क्राफ्ट देखो, केन क्राफ्ट देखो आप, केन क्राफ्ट यहाँ का जो टोपी है आपका जो अबोटानी बेल्ट में कितना सुंदर केन बनता है। हाँ, तो इसमें तो जो है कोई बात ही नहीं है। तो उनको भी हम प्रायोरिटी में हम ले सकता है। प्रमोशन ऑफ कल्टीवेशन फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स फॉर लाइवलीहुड जनरेशन इन अरुणाचल प्रदेश। इसमें आयुष मिनिस्ट्री में हमने लिखा है कि इसमें भी आपको हमको मदद करना होगा। 40 करोड़ हमको मदद करने के लिए हम भारत सरकार को ऑलरेडी DPR भेज चुका है। उसका बाद बी कीपिंग के लिए हमने और 18 करोड़ का हम जो मिशन डायरेक्टर है उनको हम एग्रीकल्चर का तरफ से हम लोग भारत सरकार को भेज दिया है। 18 करोड़ देना है बोल के ये हम KBIC ईटानगर और CSRI नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट का साथ मिल के करेंगे। स्फूर्ति में स्कीम में भी हम 100 करोड़ का हम KBIC को देने के लिए 5,000 आर्टिसान को ये दिस विल बी इन्फ्यूजिंग 5,000 आर्टिसान 100 करोड़ देने के लिए हमने DPR 20 DPR बनाया है, भारत सरकार को दिया है उसको भी मदद करने के लिए। तो हमने और है ये कोविड को लेके जो हमारा जो MSME सेक्टर में जो लोगों का जो कठिनाई आए है उनको मदद के लिए हमारा जितना भी ट्रेड लाइसेंस है उनका जो है लाइसेंस है, जितना भी होटल है रेस्टोरेंट है उनका जो लाइसेंस है वो दिसंबर तक 2020 तक हम फ्री हमने कर दिया है। उसको लाइसेंस फी देना नहीं होगा, अब रिन्यू कर दिया है। अगर बाई चांस किसी ने दे भी दिया है वो अगला दफ़ा जो देना होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह का काम दीनदयाल उपाध्याय जो सोलोमन योजना है वो पुराना है, वो उसमें भी हम 30 करोड़ रुपया रखा है, उससे होगा। तो इस तरह का कई हम योजना लिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग ले रखा है। इस तरह से जो है हमारा अभी तक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा जो पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जो टीम अरुणाचल जो काम कर रहा है एक अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम कर रहा है, अच्छा तरक्की हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। कोविड होने से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम अच्छा हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत में अरुणाचल वासियों के लिए, किसानों के लिए, MSME सेक्टर के लिए हम ज़रूर अच्छा खबर लाएंगे और हम टीम वर्क करके अरुणाचल को पेमा खांडू जी का नेतृत्व में और आगे और ऊंचाई में हम ले जाएगा। इसमें आप सभी का मदद चाहिए। पार्टी वर्कर्स लोगों को मैं
दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ कि सिर्फ ईटानगर में ही नहीं, सिर्फ जिला में ही नहीं, मंडल लेवल में, बूथ लेवल में उन्होंने बहुत काम किया है। आज का दिन हमारा जितना भी कोविड वॉरियर्स है, मैं हेल्थ सेक्टर के जितना भी वर्कर्स है, मैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुलिस विभाग है, पुलिस जो डिपार्टमेंट है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। होम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं इसका साथ ही मेरा जो इकोनॉमिक जो रिजोल्यूशन है उसको मैं आपका सामने रखता हूँ और आपका समर्थन के लिए मैं रिक्वेस्ट करके मेरा भाषण इसी में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस रेजोल्यूशन को समर्थन देने के लिए हमारे विधायक और हमारे